जी डॉक्टर साहब, 2 काजेज बताई हैं डॉक्टर साहब ने, 6 इम्पोटेंसी बताइए एंड स्पर्म का कम होना। अब आप इन्हीं में हम थोड़ा सा कोई फ़र्क निकालते हैं कि जो ये स्पर्म है ये किस वजह से कम होते हैं, इसके लिए और क्या पीछे मुहर्रिकात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और स्पेशल टीवी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, जो स्पर्म्स का कम होने की वजूहत तो डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर ली। ज़ाहिर सी बात है, मेरी उम्र से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और तजर्बाकार भी। अब बात आना शुरू हो गई थी कि हमारे जो टॉपिक और इन्फर्टिलिटी आ रहा है, बांझपन आ रहा है, अब इसमें स्पर्म्स की मिकदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब वो मिकदार से कम आना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि एक तो हमारे अंदर जेनेटिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, फिर हमारे अंदर सबसे बड़ी टेस्टिकल के अंदर अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बहुत कम हो रहा है तो उसकी बिना पर भी हमारे स्पर्म्स की जो मिकदार है, वैल्यू है या वॉल्यूम है, वो कम आना शुरू हो जाता है। अब इसकी वॉल्यूम कम होने के लिए हमारा लिविंग स्टाइल, हमारा डाइट वगैरह बहुत ज़्यादा गहरा असर रखता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कोई नशा होगा या निकोटीन वगैरह का इस्तेमाल कर, उसकी वजह से भी हमारे अंदर से टॉक्सिन लेवल इंक्रीज़ बढ़ जाना तो हमारा स्पर्म्स वैल्यू जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा एक बीमारी आना शुरू होता है, नाइट फॉल आ जाना, ये भी इसके स्पर्म्स वैल्यू का कम होने का बहुत बड़ा वजह बन जाती है। दूसरी और बहुत सी आपके सबसे बड़ा आता है सर, लिविंग स्टाइल ही हमारे पर आता है कि हमारा लिविंग स्टाइल ही इस तरह का है कि हमने कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, अनडिसिप्लिन हम लाइफ स्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये स्पर्म्स की मोर्टेलिटी कम आ जाना या उसका रेट कम होना या उसकी मिकदार कम होना डेफिनेटली 100% सी बात है। आगे इस पर चलते हैं और मज़ीद से मज़ीद मेरे सीनियर बैठे में गुफ्तगू होती है और आज इसमें जी डॉक्टर साहब, इसी पे मैं रहूँगा। सवाल एक ही आज, बाज़ का तो रोड एक्सीडेंट होता है सभी, उसमें भी मेल इनफर्टिलिटी का ये तो आप बता रहे हैं ना, आप सवाल कर रहे हैं। जी मैं उसी पे, आप तो खोलेंगे ना, तो मैं पूछूंगा तो आप खोलेंगे ना, आपको ख्वाब थोड़ी आएगी कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। नहीं, पॉइंट ठीक है उनका वैसे। नहीं कि मैं दरअसल कोई पॉइंट पुट करूंगा तो आप उस पर रोशनी डालेंगे ना। पहले तो आप किसी ने नहीं इस तरफ आए। बात का पस सेल होती है, पस पड़ती है, उसमें इसमें ज़रा बताएं कि ये दोनों पॉइंट्स। देखिए, मैं पहले तो आपके ये दोनों पॉइंट बताता हूँ, और भी हैं। इसको ट्रामा कह लें या इंजरी कह लें, स्पेशली जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर, उसकी वजह से वेंस में ब्लॉकेज वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स पैदा नहीं होते। पस जो है ये एक इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स अगर पैदा होते हैं तो वो डेड हो जाते हैं, या वो बहुत ही स्लगिश हो जाते हैं, या उनकी शेप तब्दील हो जाती है, जिस वजह से इनफर्टिलिटी पैदा हो जाती है। सही। फर्दर क्वेश्चन दूसरा वो आगे इंजरी, चोट की बात। हाँ, इंजरी। आप इसी पे आप थोड़ा सा और खोलें कि मास्टरबेशन भी इसमें कोई रोल अदा करती है, या बहुत ज़्यादा जो सेक्स प्ले करते हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है? जी एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, इसमें ना हम थोड़ा सा इसको वो कह रहे हैं। देखिए, कैपेसिटी होना और ना होना, अगर एजोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया मीन आपके स्पर्म है ही नहीं, ज़ीरो काउंट है, बन ही नहीं रहे। अच्छा, बन क्यों नहीं रहे? ज़ाहिर है टेस्टिस का मामला है। तो अगर एक चीज़ है ही नहीं तो आप जो मर्ज़ी कर लें। अच्छा, अगर एजोस्पर्मिया है, ये ज़रूरी नहीं कि वो जो मर्द है वो नामर्द है, उसके स्पर्म नहीं बन रहे, उसकी इरेक्शन भी होगी, वो इंटरकोर्स भी करेगा, सेक्स भी करेगा, और कभी भी जो आपने मास्टरबेशन की बात की है, इससे मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती। येस, डू अग्रीड कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बट वो मर्दाना कमज़ोरी नहीं। अच्छा, इतने मिलियन स्पर्म में ना सिर्फ एक स्पर्म ने जाकर हिट करना बेजे को या ख़वातीन के एग को, मिलियन स्पर्म है, सिर्फ एक ने होना है। डिपेंड करता है कि उसकी मोर्टेलिटी क्या है, वो कितना जानदार है। देखिए, मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी सेहत कैसी है। मोर्टेलिटी हरकत कर सकता है, फिर मॉर्फोलॉजी क्या वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि जाके वो बेजे को हिट करे। अच्छा, बात हो रही थी कि मोर्टेलिटी उसकी क्या है। सबसे पहले तो ये तय कर ले कि उसमें हरकत है, वो एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी वो स्टैंडर्ड को मीट आउट करता है या नहीं करता। फिर इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं कि उसमें उसकी सेहत उस एतबार से कैसी है। अच्छा,
अगर हम इसको डायग्नोसिस की बात करें और उस पर आएँ तो हमें ये 1.5 से 6 मिलीलीटर का एक सैंपल चाहिए होता है। उसमें फिर 40% आपके ये स्पर्म्स होने चाहिए जो कि जाके एग को फर्टिलाइज करते हैं। और अगेन टेलिंग यू कि एक एग काफ़ी, एक स्पर्म काफ़ी है एग को फर्टिलाइज करने के लिए या उसमें हमल ठहराने के लिए। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करनी। और इसमें ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो टेस्टिस में ना बाज़-औक़ात अब वेन्स होती हैं, उसका बड़ा किरदार है। अगर आप गौर से कभी पेशेंट आया हो, आप देखें तो कुछ वेरिसिक सेल्स होते हैं जिसको हम वेन्स का अब पूरे आम में नाम दे सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाती है, उसमें इन्फ्लेशन हो जाती है, उसकी वजह से ये स्पर्म्स बनना कम हो जाते हैं और ग्रेजुअली कम हो जाते हैं और अल्टीमेटली एजोस्पर्मी की तरफ केस जाता है। जब एजोस्पर्मिया हो गया तो फिर आप जो मर्जी करते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये अच्छा, आपके तीनों के ख्याल में एजोस्पर्मिया का कोई इलाज नहीं है? इलाज है सर। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी एज के आखिरी दिनों में भी शादी की है और उन्होंने औलाद पैदा भी की है। यानी कि मेरा आखिरी जो तजुर्बा है वो 80 साल तक है। यही सवाल आपके लिए है जो आपने इनसे पूछा था। जी बिल्कुल, मैं साइंटिफिकली तो मैं बिल्कुल कायम हूँ अपने जवाब पे या सवाल पे कि मर्द कभी बुरा नहीं होता। और आप भी 80% और मैं भी 75% वाले बंदे को जानता हूँ। मैं नाम नहीं ले सकता उन्हें, वो नाराज़ हो जाएंगे। तो वो गोद में माशाल्लाह एक होनहार किस्म का बच्चा 2-4 साल का लेके फिर रहा था। खुशी होती है कि 76 ईयर उनकी एज है और वो बच्चे को खिला रहे होते हैं। तो वो पोते और दोतरों की लेवल के बच्चे उनके माशाल्लाह बेटे, आप भी जानते हैं उन शख्सियत को, डॉक्टर भी जानते हैं, सारे जानते हैं। नाम मैं नहीं लूँगा। तो मर्द कभी बुरा नहीं होता। आई स्टैंड फॉर के पेटे में है। आपने रातें निकाली होंगी, पर अब पता कीजिएगा। अच्छा, पर आई स्टैंड फॉर इट कि मेडिकली मर्द कभी बुरा नहीं होता। यस, खुराक, एक्सरसाइज और मेंटेनेंस शर्त है उसमें। बिल्कुल जाहिर है, एक माल न्यूट्रिशन है, आपको खुराक ही पूरी नहीं मिल रही तो खुराक पूरी मिले, आप करते रहें तो 180 साल की आपने मिसाल दी, मैं कहता हूँ 100 साल पे ले जाए उसको, ठीक हो गया। ख़वातीन बूढ़ी होती हैं जब वो मेनोपॉज में जाती हैं, जब उनका वो सर्कल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ख़त्म हो जाता है तो वो बूढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि ऑटोमेटिक इनफर्टिलिटी, जब बेजे नहीं बनेंगे तो फर्टाइल कहाँ से होना है। तो मर्द कभी बुरा नहीं होता, बिल्कुल आई स्टैंड फॉर इट। अच्छा, बहुत सारी हमने कॉजेज़ पे बात कर ली, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा लगा, बड़ी डिटेल में बात की। 2 चीज़ें मैं इनके उसमें जवाब में ऐड कर देता हूँ। एक तो ये जो जवान बच्चे टाइट कपड़े पहनते हैं, जीन्स, जैसे कि आज मैंने पहनी हुई है बार, लेकिन मैं जवान कैटेगरी में नहीं हूँ, तो इससे ये स्क्रोटल ये टेस्टिस है, इनमें दबाव बढ़ता है जो कि ठीक नहीं है। टाइट कपड़े बच्चे ना पहने, अल्टीमेटली एजोस्पर्मिया की तरफ किया जाता है, उसका काउंट कम होना स्टार्ट हो जाता है। तीनों ने टाइट पहने बच्चों की बात हो रही है भाई। अच्छा यहाँ पे तो अच्छा चल कंटिन्यू करते। दूसरी एक वजह जो कि शायद हम मिस कर रहे हैं, हीट से आपने इस स्क्रोटल एरिया, टेस्टिस एरिया बचाना है, खसिए बचाने हैं। हीट बहुत बड़ी वजह है। रेडिकल्स की वजह से स्पर्म्स डैमेज होते हैं, मरते हैं, ख़त्म होते हैं। अल्टीमेटली काउंट कम कम करके एजोस्पर्मिया यानी कि ज़ीरो स्पर्म की तरफ मामला जाता है। ये जो ड्राइवर हजरात हैं, ये जो इंजन के ऊपर स्पेशली बैठे होते हैं गाड़ियों में, इनको ख्याल करना चाहिए। ऐसे मजदूर जो कि गर्मी में काम करते हैं उनके साथ ये हो जाता है और इनके टेस्टिस जो है, जो खसिए है, अल्टीमेटली श्रिंक होकर छोटे हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर जाहिर है वो स्पर्म प्रोडक्शन या सीमन प्रोडक्शन नहीं बनती। तो ये मामला होता है। सर इसमें आप ये भी तो दे सकते हैं, आजकल चल रहा है कि आईटी का दौर चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह का। अक्सर स्टूडेंट्स वगैरह अपने लैपटॉप को अपने थाई के ऊपर रखते हैं और नीचे उसकी भी हीट कंजप्शन आ रही होती है। वो भी बहुत बड़ा हमारे टेस्टोस्टेरोन के ऊपर असर करते हैं एजोस्पर्मिया पर जाने के लिए। और दूसरी एक और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आजकल के बहुत फैशन बन गया कि अंडर गारमेंट्स टाइट किस्म के पहनने, वो भी बहुत ज़्यादा। एक तो हम पैंट की जीन्स की बात करें ना, उसके लिए अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट अंडर गारमेंट अंडरवेयर वगैरह पहनना शुरू कर दें, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे टेस्टिकल के लिए नुकसानदेह का बायस बन जाते हैं। मेरे पास एक था, मेरा अपना ही दोस्त था, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रब्ता करता है, तो उसके वो मुझे कॉज ये नज़र आई कि वो मैंने कहा यार करते क्यों, तो उसने कहा यार मैं हर टाइम ना 24 आवर्स के अंदर से ना 18 to 20 आवर्स मेरा लैपटॉप में थाई पर रहता है। अच्छा।
तो उसकी जो हीट आ रही होती है, जो उसके नीचे से उसके मदरबोर्ड से आ रहे होते हैं, तो वो भी हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को कम करना और एजोस्पर्म या हीट की वजह से कम होने का बहुत बड़ा इसका रीज़न आता है। तो हमें चाहिए कि अगर हम ख़ास तौर पे जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रब्ता रखने वाले या काम करने वाले अफराद हैं, उनको चाहिए कि अपने आप को कोशिश करें कि अपने थाई के ऊपर लैपटॉप का ना रखें। अगर इस्तेमाल करना है, ऐसे बेड वगैरह पर अक्सर हम रात के टाइम लेट नाइट काम करने पर, तो कोई कुशन का कोई टेबल वगैरह हो कि जिसके अंदर से आपके टेस्टिकल्स के और आपके थाई के अंदर इतना एयर स्पेस होना चाहिए कि उसके अंदर हीट ना आए और एयर कंजप्शन होती रहे। सर तशखीस पे आ जाएं कि कैसे डायग्नोज हो सकता है कि ये बंदा औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता या कम रखता है या इतने % रखता है, इस पे तो रोशनी डालें। जब उसकी शादी के 1 साल से ऊपर का टाइम गुजर जाता है तो पहला टेस्ट उसका होता है सीमन टेस्ट होता है। उसमें उसकी काउंटिंग देखी जाती है, फिर उसकी मोटेलिटीज़ क्या है, उसकी मूवमेंट कैसी है, फास्ट है, स्लो है, जिसको स्लगिश भी कहते हैं। फिर आप ये देखें कि उसकी शेप नॉर्मल है, अगर नॉर्मल होगी तो उसकी मूवमेंट भी ठीक होगी। एक टेस्ट तो ये होता है। अगर ये टेस्ट के बाद भी अगर उसको एक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है तो उसके काज का नहीं पता चल रहा, तो फिर सिक्रोटल अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है, रेक्टल के उसके अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है। जीन्स के भी टेस्ट किया जाता है, लेकिन उसमें नॉर्मली 80% वो उसमें डायग्नोज नहीं होता, 80% नहीं होता, 20% डायग्नोज हो जाता है। फिर उसके बाद पोस्ट एजुकुलेशन यूरिन टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब इंसान फारूक हो जाता है तो उसके बाद का जो यूरिन है उसका टेस्ट, उससे पता चल जाता है कि अंदर कोई बैक्टीरिया है या क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो स्पर्म्स डेड हो जाते हैं या वो स्लगिश हैं या उनके स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। तो ये इसकी तशखीस आमतौर पर की जाती है। अब ये बताएं आप डॉक्टर साहब, मंशियात भी इसमें कोई रोल अदा करती है या कोई ऐसा मेल जिसने कोई ख़ानदानी मनसूबाबंदी के कोई इंजेक्शन लगवाए हों या कोई उसका कोई प्रोसेस लिया हो, सोए मेरा ख्याल है आ जाके मेल के लिए तो कंडम है और या वो विजेक्टमी है, लाइगेशन है। तो जी बिल्कुल, आपके सवाल का पहला हिस्सा कि ये मंशियात या ड्रग्स इसका बायस बन सकते हैं, तो जवाब है एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए इज़्तिराब पैदा होता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं मंशियात से। किसी भी आप कैफ़ीन वाले ले लें, अल्कोहल ले लें, कुछ ले लें, निकोटीन ले लें, उससे आपके फ्री रेडिकल्स में इजाफा आता है, उससे आपके ओवरऑल हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी मौजूद है। सवाल का दूसरा हिस्सा जो आपने मेल प्रिकॉशंस की बात की, वो कंडोम्स वगैरह इस्तेमाल करें, वो तो जाहिर है उसमें आप सेफ रहते हैं अनटिल अनलेस के कंडोम अच्छी क्वालिटी का हो। अगर वो बुरी क्वालिटी का है तो बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आ जाती हैं। बहरहाल वो तकरीबन अच्छी क्वालिटी की होते हैं। फिर उसमें जो इंजेक्शंस की आपकी बात की, वो भी यही काम करता है कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम करता है, उसको रिजल्टेंटली वो तो फीमेल के लिए, हाँ वो फीमेल के लिए होता है, मर्द कम ही लेते हैं। नहीं होता ही नहीं, होते नहीं, ठीक है। अगर हो भी तो अल्टीमेटली अगर साइंस की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम करना होगा, जिससे स्पर्म कम बनेगा। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं होता, ज़रूरत नहीं है, कंडोम से काम चल जाता है, इसलिए शायद वो फीमेल को, वो तो हमारा टॉपिक नहीं है ना, वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो बिल्कुल है। और ये चीज़ें काउंट करती है, मंशियात का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अच्छा, स्ट्रेस मंशियात लेने वाले, बाद में आता हूं। मैं मंशियात को से ही लिंकअप कर रहा हूँ उसको कि स्ट्रेस जब बंदा मंशियात लेता है, जाहिर है जहनी खौफ को दूर करने के लिए कोई ना कोई ड्रग ली जाती है, तो स्ट्रेस से भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, अगर स्ट्रेस की वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाए तो उसमें होम्योपैथी कहाँ खड़ी है, क्या इलाज? जी बिल्कुल, होम्योपैथी अच्छा डील करती है। उसमें लाइकोपोडियम एक अच्छी मेडिसिन है, कोनियम, ये 2 मेडिसिन मेरी जहन में आ रही है कि स्ट्रेस की वजह से। फिर अगर स्ट्रेस को देखें तो एग्जैक्टी में आर्सेनिक एल्बम हमारी बहुत एक, जबकि आप होम्योपैथी में तो जब स्ट्रेस पे बात आती है
तो तब तो आप 3 मेडिसिन करते हैं जी, इग्नेशिया, नेट्रोमेर एंड स्टेफिस। अब जी, यहाँ बिल्कुल, लाइको मैं कहाँ पे इग्नेशिया, मैं उधर ही आ रहा हूँ। इग्नेशिया जो है सर वो नहीं, ये लाइको इग्नेशिया का स्ट्रेस से क्या ताल्लुक है? इग्नेशिया उस स्ट्रेस में काम करती है जहाँ पे कोई दुख और आलम का मतलब पोजीशन हो, कोई खुदा न खासा फौतगी हो गई है किसी की, कोई बैड न्यूज़ आई, वहाँ पे इग्नेशिया काम करेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नेट्रेमोर जो है बेसिकली जज्बात की मेडिसिन है, जहाँ पे मोहब्बत में नाकामी इश्क है, तो ये होम्योपैथी है डॉक्टर साहब। अच्छा, आर्सेनिक एल्बम की तरफ आते हैं। ओवरऑल जनरल स्ट्रेस है तो फिर आर्सेनिक एल्बम अच्छा काम करेगी, और अगर स्ट्रेस के साथ आपका मैदा डिस्टर्ब है तो लाइकोपोडियम काम करेगी। तो ये होम्योपैथी है, सिम्टम्स पे बेस होती है। बल अगर हम उस पर चलेंगे तो प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा एग्नेस, अगर जनरल एजोस्पर्मिया की केस की बात करें तो एग्नेस बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। अच्छा, स्ट्रेस को मैं थोड़ा सा और इसको मैं आपके सवाल में इजाफा कर दूं। देखिए, आप फुल बूम में हैं, आपने फुल मूड बनाया हुआ है, ऑल ऑफ सडन दरवाजे पे नॉकिंग होती है तो सारा मामला ही ख़त्म हो जाता है। तो स्ट्रेस आ गई सर। हाँ यकीन ना। तो ज़हनी, अच्छा ये जो हुक्मा है, मैं माजरत के साथ, हकीम हमारे दोस्त भी हैं, शायद नाराज़ भी हो जाते हैं मुझसे, तो ये कार्रवाई ही यही डालते हैं कि जी बच्चे ने नाइट फॉल हो रहा हो मर गया, बच्चे ने हैंड प्रैक्टिस की हुई हो मर गया। वो मरता नहीं है, लेकिन जब आप ओ करते हैं ना तो वो वाकई मर जाता है। वो ज़हनी तौर पे कबूल कर लेता है कि उसमें नामर्दगी है और वो इस काबिल ही नहीं कि फर्टाइल कर सके किसी वुमेन को या प्रेग्नेंट कर सके। अच्छा, चूँकि प्रोग्राम खात्मे की तरफ चल रहा है, एक बहुत अहम और मुफीद टेस्ट जिसको हम DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके DNA में कैपेसिटी ही नहीं है तो जाहिर है स्पर्म या सीमन नहीं बनेगा, सीमन नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेंगे। मिसाल मैं देता हूँ, बाज़ औक़ात आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है यही आपके ख़िलाफ़ चला जाता है, तो वही प्रोडक्शन नहीं होने देता। तो जो DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, वो कहता है ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, पहले उसमें कैपेसिटी तो हो। तो ये चीज़ें बड़ा काउंट करती हैं सर। जी डॉक्टर सलीमुद्दीन मंसूर साहब जी, ये जो अर्ली एजैकुलेशन है, इससे भी कोई है, कोई रिलेशन या लिंक है? जी बिल्कुल। इन्फर्टिलिटी के अंदर प्री मेच्योर इजैकुलेशन या अर्ली इजैकुलेशन में अंदर में बहुत गहरा ताल्लुकात आना शुरू हो जाए। ज़ाहिर सी बात है कि उसके अंदर कैपेसिटी इतनी कम है कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, तो ये भी उसके ऊपर से जाके आपके ऊपर से इन्फर्टिलिटी का बायस बन जाता है। सर आपका सवाल अर्ली है या बिफोर एजुकेशन? अर्ली है या बिफोर? अर्ली है, बिफोर नहीं, अर्ली। अच्छा ठीक है। बिफोर में तो जाहिर है अब वो तो कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं है। अर्ली में रिजल्ट आ सकता सर है। आप इसको जरा सीनियर अर्ली है, में आप रिजल्ट ब्रीफ आ सकता करें है। सर। इसमें दो चीज़ें हैं एजुकुलेशन की। प्री मेच्योर जो है उससे भी प्रेगनेंसी के चांसेस, रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं 80% तक। अगर उसके स्पर्म्स बहुत ही स्ट्रांग और बहुत एक्टिव हो, बड़ी स्पीड हो, तो फिर 20% चांसेस होते हैं। फिर एक और इस टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, रिट्रोग्रेड एजुकुलेशन। उसमें ये होता है कि जब वो मर्द एजुकुलेट करते हैं तो स्पर्म्स प्रॉपर रास्ते से खारिज होने के बजाय वो ब्लैडर में, मसाने में चले जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है बाज़ औक़ात कि या तो उसका वॉल्यूम बहुत कम रह जाता है या बिल्कुल ही उसका डिस्चार्ज नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसका। सर स्पर्म बढ़ाने के लिए दवाइयाँ बताएं। दवाइयाँ तो मैं बाद में बताऊंगा। आजकल तरबूज का मौसम है, उसको आप इस्तेमाल नहीं, करें। आजकल तो नहीं है। चले नहीं है तो ढूंढे, स्टोर वाले ढूंढे, तो उस पर वो व्याग्रा का काम करेगा। तरबूज जो है ना, इसमें अच्छा काम करता है। तरबूज, खरबूजा, इस किस्म के मेलन फैमिली को कर दें तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और देसी टोटके में प्याज की तरफ आ जाए, गार्लिक, थोम की तरफ आ जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बाकी स्पर्म बढ़ाने के लिए एग्नेस हमारी बड़ी अच्छी मेडिसिन, कोनियम, सेलेनियम, ये बहुत मुफीद मेडिसिन हैं। डामियाना बिल्कुल जी सरताज मेडिसिन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो देसी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अगर वो करेंगे देसी तो में और भी बहुत कुछ है। जी हाँ, बल उसमें तरबूज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं सर। अच्छा और प्रूवन है, तजर्बाशुदा है। ये तो आप तजर्बाकार लोगों से पूछे जी, मुझसे क्या, मैं तो बच्चा हूँ कल का। नहीं, वो ठीक कहते हैं, डाइट पे ये चीज़ आ जाती है
ये मैं नाजरीन से भी और अपने दोस्तों के साथ भी ये बात शेयर करूँ कि एजोस्पर्मिया के केस में जब तक आप एक्स-रे से स्टार्ट नहीं लेंगे ना, तो वो मेडिसिन कोई भी सिम्टम के मुताबिक वो इफेक्टिव नहीं होगी। उसके काज को दूर कर दें। अगर किसी को इंजरी की वजह से उसको आप दरमियाना यूबियनियम का जो भी मर्जी, जब तक उसको आर्निको और हाइपेरिकम नहीं देंगे, वो इन दोनों से वो ठीक हो जाएगा, हाइपेरिकम और आर्निका से। इसी तरह अगर उसकी टेस्टिस पर स्वेलिंग है तो कोनियम उस वक्त 110% काम करेगी। डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उसमें नेट्रोमेयर सिर्फ इसको हम इस हद तक महदूद ना रखें जी कि इश्क में नाकाम हो गए, किसी किस्म का भी क्रॉनिक स्ट्रेस, इग्नेशिया आ जाते हैं एक्यूट में, ये उसकी क्रॉनिक, चाहे आपको बिजनेस की वजह से, चाहे आपके घरेलू हालात हैं, चाहे आपके पूरे एनवायरनमेंट के स्ट्रेस है, तो नेट्रोमेयर उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। स्टेफिसगेरिया वहाँ काम करती है अच्छा। जब एक आदमी स्ट्रेस को बर्दाश्त कर रहे हैं, आप भी कुछ कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, सास भी कह रही है, खामद भी, जैसे बीवी को कहते हूँ टॉपिक तो मेल के लिख में मिसाल देता हूँ। ये एक क्लास में लड़का होता है, उसको बदले टीचर भी टीज कर रहे होते हैं, उसके दोस्त भी कर रहे होते हैं, वो खामोशी से बर्दाश्त करता रहता है, तो वहाँ पर स्टेफिसगेरिया बहुत अच्छा हैंड काम प्रैक्टिस भी करेगी। शामिल कर लेना उसमें स्टेफिसगेरिया में। नहीं, वो टॉपिक वो हमारा वो नहीं है, बात हो रही है स्ट्रेस की वजह से स्पर्म्स कम होने। हैंड प्रैक्टिस से स्पर्म्स कम नहीं होते। स्पर्म अल्लाह ताला ने ये एक इंसान के अंदर एक क्वालिटी पैदा हो कि 1 सेकंड में 1500 पैदा होते हैं और 24 आवर्स में 200 से लेकर 300 मिलियन तक पैदा हो सकते हैं एक तंदुरुस्त आदमी में, और उसकी एज बिलो 40 है, ये उसकी रेशियो है। तो बहुत मास्टरबेशन शुक्रिया जी, आपकी तशरीफ आवरी का। टॉपिक तो अभी बहुत लंबा है, बल्कि एक प्रोग्राम इंशाल्लाह और करेंगे इसकी वजूहात पे, खुराक, डाइट कौन कौन सी हैं,